गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है सूरज क्लासेस में। आज आप लोग देखने वाले हैं अर्थशास्त्र के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को, अर्थशास्त्र की शुरुआत। ठीक है, अर्थशास्त्र को मैं शुरू से बताऊंगा, शुरू से समझ रहे हैं ना, बिल्कुल जड़ से एक एक अक्षर का मीनिंग बताऊंगा। ठीक है, तो अर्थ का मीनिंग क्या होता है बच्चों? धन। क्या होता है? धन। मेरे को पहली बार पता चला था जब मैंने 11वीं क्लास में पढ़ना शुरू किया था कि अर्थ का मीनिंग भी क्या होता है? धन। और शास्त्र मतलब क्या होता है? ज्ञान। तो क्या बन गया? धन का ज्ञान। तो इस किताब में हमें क्या मिलेगा? सिर्फ ज्ञान मिलेगा। सर ज्ञान को क्या बोलते हैं? ज्ञान लेने को क्या बोलते हैं? हम लोग ज्ञान लेने जा रहे हैं, मतलब हम क्या करने जा रहे हैं? अध्ययन करने जा रहे हैं। वाह, डेफिनेशन बन गई कि नहीं बन गई? आपसे कोई पूछिए अर्थशास्त्र क्या है तो आपको रटने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, आपकी डेफिनेशन खुद ही बन गई। अर्थशास्त्र वह किताब है, वह शाखा है, वह ब्रांच है, वह कुछ भी कह सकते हो। अर्थशास्त्र वह किताब है जिसमें क्या करते हैं हम? जिसमें हम धन का ज्ञान लेते हैं ना। एक डेफिनेशन ये बन गई, धन का ज्ञान लेते हैं। और बताओ और क्या लेते हैं? धन का ज्ञान लेते हैं। और अर्थशास्त्र में क्या सीखेंगे? कम से कम संसाधनों को। अब हमारे पास संसाधन क्या है? संसाधन क्या है? कम से कम है ना, हमें उन्हें कम से कम संसाधनों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है। कम से कम संसाधनों को ज्यादा से ज्यादा लोगों में विभाजित करना अर्थशास्त्र है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना। अच्छा, ये आपको क्यों पढ़ा रहे हैं? पहले इसका नींव जानते हैं। इसका मुख्य अस्तित्व ये किस पे डिपेंडेंट है? अर्थशास्त्र संपूर्ण रूप से निर्भर है सिर्फ और सिर्फ किस पे? धन के ज्ञान पे। हमें धन का ज्ञान क्यों लेना है? समझिए, अगर आपको पता होगा, देश को पता होगा कि हमारे यहाँ पर कितना पैसा खर्च करना है, कहाँ पर, तभी तो हम उसका प्रयोग कर पाएंगे। आपको पता है ना कि संसाधन, जो हमारे पास संसाधन है वो बहुत ज़्यादा क्या है? दुर्लभ है। क्या है? दुर्लभ। क्या हमारे पास कोई संसाधन अति में है? नहीं। आप देखिए, पानी बहुत ज़्यादा अति में कह सकते हैं लोग। कितना है? 70%। क्या सच में ऐसा पानी है? तो 70% क्या है सर? खारा पानी है। क्या है? खारा पानी। पीने का पानी कहाँ है बताओ? पीने का पानी है क्या कहीं? सर 1 से 2% पानी है हमारे पास पीने के लिए। बताओ, आप कह रहे हो पानी की मात्रा बहुत कम है। दूसरा बताओ, और बताओ, हवा, ऑक्सीजन धीरे धीरे क्या हो रही है? खत्म हो रही है। अभी आपने देखा था कोरोना काल में सिलेंडर तक बिक रहे थे, तो हवा की भी मात्रा बहुत कम है क्योंकि पेड़ पौधे खत्म हो रहे हैं। अब तीसरी चीज़ बताओ, और बताओ, कोयला, पेट्रोल, आप कोई भी चीज़ बताओ जो आपको लगता हो बहुत ज़्यादा मात्रा में है। कोई भी चीज़ इस धरती पे जो संसाधन है वो बहुत कम मात्रा में क्या है? दुर्लभ है, बहुत कम है, और धीरे धीरे क्या हो जाएंगे? वो विलुप्त हो जाएंगे अगर हमने उनको क्या नहीं किया? सही तरीके से सही जगह पे प्रयोग नहीं किया। इसी प्रयोग करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? अर्थशास्त्र। अब इसको क्यों पढ़ रहे हैं हम? क्यों पढ़ा रही है गवर्नमेंट हमें? क्यों लगी पीछे? क्यों पड़ी हुई है लोगों के दिमाग में डालने में कि समझो दुर्लभ संसाधन क्या होते हैं? जैसे अगर आप लोग समझोगे कि दुर्लभ संसाधन क्या है हमारे पास? सर पेट्रोल है। पेट्रोल दुर्लभ है, कम से कम है, तो एक समय पे खत्म हो जाएगा। सरकार कह रही है इसको पढ़ो और इसको बताओ कि कम से कम प्रयोग क्यों करें। तो देखिए, 2 दिक्कतें सबसे बड़ी संसाधनों की। क्या? पहला दुर्लभ, दूसरा एक संसाधन के बहुत प्रयोग है। क्या है? बहुत ज्यादा प्रयोग है। जैसे एग्जांपल ले लो मैं आपके सामने, दूध। अब बताइए, अगर सिर्फ दूध लोग पीते तो शायद गुजारा हो जाता, शायद भैंस उतना दूध दे पाती, फिर लेकिन लोगों ने दूध का क्या बना लिया? घी, मक्खन, पनीर। आज की डेट में आप देखिए मिठाइयाँ, सारा संपूर्ण रूप से जो भार किसके ऊपर आ गया? दूध के ऊपर। और दूध की जिम्मेदारी किसकी है? भैंस की। अब भैंस कोई पालता नहीं है, तो संसाधन कम हो रहे हैं और क्या हो रहे हैं? जरूरतें बढ़ रही हैं। ठीक है, संसाधन और खत्म हो रहे हैं, जरूरतें बढ़ रही हैं। तो जरूरतें बढ़ रही है 2 कारण से, ये भी समझिए। अर्थशास्त्री समझते हैं जरूरतें बढ़ने के 2 कारण क्या हैं। सबसे ज़्यादा कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण जनसंख्या। जितनी जनसंख्या बढ़ेगी उतनी ज़्यादा जरूरत बढ़ेगी, जितनी ज़्यादा जनसंख्या उतनी ज़्यादा जरूरत। दूसरा कारण क्या है कि एक संसाधन का बहुत वैकल्पिक प्रयोग है। क्या है? वैकल्पिक। ये वर्ड आएगा आपके पेपर में भी आ सकता है, आप लिख सकते हैं इसको। वैकल्पिक मतलब एक चीज़ के कई प्रयोग है। आप समझिए, यही मैंने आपको बता दिया यहाँ पर, दूध, दही, घी। अब शुरू करें। इस चैप्टर में हमें पढ़ना है क्या है? देखिए, अर्थशास्त्र में हमें पढ़ना है किसके बारे में? धन का ज्ञान, जो हमें बताएगा किस तरीके से हमें अपने संसाधनों को संपूर्ण रूप से प्रयोग करना है, किस तरीके से संसाधनों को लोगों तक पहुंचाना है। लेकिन पढ़ने की प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? अर्थशास्त्र। और पैसा इकट्ठा करने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? बताओ। बहुत अच्छे।
अर्थव्यवस्था। हमें पैसा इकट्ठा करने की प्रक्रिया को क्या बताया मैंने आपको, बताओ मुझे। अर्थव्यवस्था। तो पूरी दुनिया किस पे टिकी है? जिसकी अर्थव्यवस्था अच्छी होगी। अर्थव्यवस्था क्या है, एक वर्ड में समझा दूं, धन अर्जित। धन अर्जित करने का क्या है, हाँ, जीवन जीने के लिए हम लोग क्या करते हैं, धन अर्जित करते हैं। जो धन अर्जित करते हैं उसी को क्या कहते हैं, अर्थव्यवस्था। कई लोगों ने सुना होगा कि बोलते रहते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था काफी गिर रही है। क्यों गिर रही है? क्योंकि भारत में धन अर्जित कम हो रहा है। अब धन अर्जित कैसे होता है बताइए, धन अर्जित कैसे होता है? जब हम कोई देखिए, दो चीजें हैं, मुख्य चीजें, दो वर्ड सुन लीजिए, दो वर्ड पे खत्म हो जाएगा काम, इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट। ठीक है, हिंदी में बता दूं क्या? इम्पोर्ट मतलब क्या होता है बच्चों, आयात, और एक्सपोर्ट माने निर्यात। तो हर इंसान अगर आयात करता है, देखिए जब आप कोई चीज आयात खरीदते हैं तो आपका धन क्या होता है, बाहर जाता है। जब आप कोई चीज, हाँ, इम्पोर्ट, जब आप कोई चीज मंगाते हैं तो आपका धन, देखिए आपने कोई चीज बाहर से मंगाई तो आपके पास आया क्या, वस्तु आई धन गया, वस्तु आई धन गया। और यही प्रक्रिया कौन फॉलो कर रहा था, भारत। भारत में ज्यादा से ज्यादा चीजों के लिए हम किस पे निर्भर थे, दूसरे देशों पे। और जब हम दूसरे देशों पे निर्भर थे तो वहां से क्या कर रहे हैं, आयात। आयात मतलब धन गया वस्तु आई, धन गया वस्तु आई। जैसे हम बाहर के ऐप्स यूज कर रहे हैं, बाहर के फीचर, जैसे चाइना के ऐप्स को बॉयकॉट क्यों किया गया, क्यों बैन किया जा रहा है, कि अगर हम बाहर के वस्तु, बाहर के ऐप यूज करेंगे तो हमारा धन कहाँ जा रहा है, बाहर जा रहा है। तो इनडायरेक्टली हमारा देश क्या हो रहा है, गरीब हो रहा है, हमारी अर्थव्यवस्था क्या हो रही है, खराब हो रही है। एक्सपोर्ट का मतलब क्या है, निर्यात। हमें हमेशा किस पे काम करना चाहिए, एक्सपोर्ट करें। हम जितना ज़्यादा माल बाहर भेजेंगे, वस्तु जितनी ज़्यादा बेचेंगे, उतना ज़्यादा हमारे पास क्या आएगा, धन आएगा। तो धन चाहिए कि नहीं चाहिए, तो अपना क्या शुरू कर दो, एक्सपोर्ट करना शुरू कर दो। जितना अर्थव्यवस्था बढ़ाना चाहते हो उतना ज़्यादा क्या करो, एक्सपोर्ट करो। आपने देखा होगा अमीर लोग एक्सपोर्ट पे काम करते हैं, क्या करते हैं, निर्यात करते हैं। कोई ना कोई अपनी दुकान डाल लेंगे, कोई ना कोई बिजनेस डाल लेंगे, कोई ना कोई सेटअप डाल लेंगे, जिसमें क्या करते हैं, वो सामान बेचते हैं। बेचेंगे तो धन आ रहा है। अब हम भारत की बात, यहाँ पर देखिए, हम समझते हैं कि हमें अपनी बात करनी है या देश की। तो देखिए, अगर सिर्फ आप अपनी बात कर रहे हो, सर अपनी बात, तो हम छोटे हो गए। छोटे को क्या बोलते हैं, माइक्रो। सर बड़े कर दो, मैक्रो। जब पूरे देश, संपूर्ण देश की बात करें, समझिए पहले, हम जब किसकी बात करें, पूरे देश की, तो क्या बन गया, मैक्रो। छोटी बात कर रहे हैं तो माइक्रो। सर याद कैसे माइक्रो, सूक्ष्म जीव पढ़े थे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो शब्द वहाँ से आया, माइक्रो माने छोटा, जहाँ पर हम एक व्यक्ति के बारे में अध्ययन करते हैं। यहाँ पर हम एक व्यक्ति, एक परिवार, एक समाज, यहाँ पर सिर्फ एक व्यक्ति की क्या बात करते हैं, एक व्यक्ति के बारे में पढ़ें, एक व्यक्ति, एक समाज, एक गांव, एक, समझ लीजिए एक परिवार। यहाँ पर बात खत्म हो जाती है। पूरा कितना साल लगाने वाले हैं, उस किताब का नाम क्या है, समष्टि। इसमें हम कितने साल देंगे, 12वीं। ठीक है, तो 2 साल। अब इसमें मैक्रो में भी क्या पढ़ेंगे हम, सर पूरे देश की आय। आय को क्या बोलते हैं, इनकम। सर पूरे देश में इनकम क्या हो रही है, पूरे देश के क्या खर्चे क्या हैं, पूरे देश में आयात कितना है, निर्यात कितना है। एक वर्ड और आपने सुना होगा बहुत ज़्यादा, GDP। पूरा हम GDP देखते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। एक देश के द्वारा कितनी चीज़ें बनाई जा रही हैं। अब बनाने को क्यों गिनते हैं, क्योंकि अगर हम बनाएंगे तभी तो हम क्या करेंगे, उसको बेचेंगे। जितना हम बनाएंगे उतना बेचेंगे। तो देश की GDP किस पे निर्भर है, GDP, सकल घरेलू उत्पाद। इसको याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, GDP, सकल घरेलू उत्पाद। मतलब एक घर के अंदर कितनी चीज़ें बनती हैं, उस वो क्या कहलाता है, सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। और हमेशा हर देश ये चाहता है कि एक देश का उत्पादन बढ़ता रहे। हमेशा क्या बढ़ाना है, हमें प्रोडक्शन बढ़ाना है। प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हमें किस पे काम करना पड़ेगा, स्किल्स पे। आप इतना याद करने की जरूरत नहीं है। आप समझ लीजिए, सकल घरेलू उत्पाद किसके लिए जरूरी है, मैक्रो के लिए। बट हम ये पढ़ेंगे अगले साल। ये क्वेश्चन आएगा जरूर पेपर में, गारंटी के साथ, कि माइक्रो और मैक्रो में अंतर बताइए। तो माइक्रो में एक व्यक्ति, एक समाज, एक गांव की क्या पढ़ने हमें, आय, खर्चे, आयात, निर्यात। ठीक है। और जब हम पूरे देश की बात करें तो आय, खर्चे, आयात, निर्यात। ठीक है। अब इसमें जब हम एक व्यक्ति की बात करते हैं तो एक व्यक्ति क्या करता होगा, कुछ ना कुछ मांग करता है। क्या मांग करता है, सर फोन चाहिए, बिजली चाहिए, पानी चाहिए, खाना चाहिए, जिसकी मांग कर रहा है। अगर उसे मांग कर रहा है और क्या हो रही है, उसके पास पूर्ति हो रही है, तो उसकी अर्थव्यवस्था, तब तो उसकी जरूरत पूरी हो रही है, तब तो संपूर्ण रूप से क्या सेटिस्फाई है। लेकिन हमारे पास मांग क्या है,
बहुत ज़्यादा है और पूर्ति करने के लिए हमारे पास संसाधन की कमी है। क्या पूरे देश में हर व्यक्ति के पास कार दे सकती है सरकार? क्या हर व्यक्ति के पास घर हो सकता है? अगर ऐसा हो जाएगा तो जितने भी पेड़ पौधे हों सब खत्म हो जाएंगे, क्योंकि इतनी ज़्यादा जनसंख्या, हर इंसान अगर एक एक घर बना लेगा तो ऑटोमेटिक क्या होगा, जनसंख्या इतनी ज़्यादा है कि पूरी धरती पे ज़मीन ही खत्म हो जाएगी। ठीक है, संपूर्ण रूप से अगर हम लोग पानी भी पी लेना, पानी भी खत्म करने लग जाए तो पानी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो संसाधन बहुत सीमित हैं। अब उनको क्या करना है, लोगों तक पूर्ति करनी है। इसीलिए क्या होता है, मांग जितनी ज़्यादा होती है पूर्ति उतनी हमें कम, पूर्ति उतनी कम होती है। अब मांग बढ़ती है तो क्या बढ़ता है, मूल्य। मांग का संबंध किससे है, मूल्य से है। समझिए इसको क्या समझाना चाह रहा हूँ मैं यहाँ पर, एक बहुत बड़ा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। मांग का संबंध किससे है सर, मूल्य से। आप देखेंगे जिस चीज़ की, जैसे आईफोन की क्या है, मांग बहुत ज़्यादा है तो उसका मूल्य बहुत महंगा है, बहुत महंगा है ना। एमआई ले लीजिए आप, एमआई की मांग कम है और उसकी पूर्ति बहुत ज़्यादा है, क्या है, सप्लाई। आपको हर स्टोर पे एमआई मिल जाएगा, इसीलिए उसका प्राइस क्या है, 5, 6, 10 में ख़त्म हो जाता है ना। समझ आ रहा है आपको मेरी बात, कि जिसका मांग ज़्यादा मूल्य ज़्यादा। पूर्ति कम करो, पूर्ति कम करो, पूर्ति कम करो, मांग ज़्यादा होगी। पूर्ति कम करो, मांग ज़्यादा होगी। सप्लाई कम कर दो। क्लियर? अब इसका क्या समझते हैं, कर लो। आजीविका अर्जित करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, पर हम 3 तरीके जानेंगे। सरकार ने कौन कौन से 3 तरीकों का चयन किया है आजीविका अर्जित करने के लिए? सिर्फ 3 तरीकों को बनाया गया है। कितने तरीकों को? 3। सरकार ने भी उन्हीं अर्थव्यवस्था के 3 ढांचों को स्तंभ रखा गया है। हर देश में तीनों में से एक न एक व्यवस्था को चुना जाता है, जिसे क्या पहले को क्या कहते हैं हम, केंद्रीय व्यवस्था। बहुत अच्छे। दूसरे को क्या कहते हैं हम, बाजार। अगला मिश्रित। अगला बताओ, बहुत अच्छे, मिश्रित। अब इसको बच्चे इंग्लिश में कर ले, क्या एक सेकंड में सिखा देता हूँ। देखो, केंद्र माने सर सेंट्रल होता है, क्या होता है, सेंट्रल। सर बाजार माने मार्केट, बहुत अच्छे। तीसरा बताओ सर मिक्स, तो मिश्रित माने मिक्स ना, मिश्रित माने मिक्स। याद भी नहीं करना आपको, जो कितना आसान समय है, याद हो गया, मिश्रित माने मिक्स। अच्छा सर सेंट्रल में क्या होगा, सेंट्रल में नियंत्रण किसके पास होगा? अच्छा, सरकार होगा तो सारी चीज़ें क्या होंगी, सरकारी होंगी। तो सर सरकारी होंगी तो क्या गरीब जनता को सब कुछ सस्ते में मिलेगा? हाँ भाई, सस्ते में मिलेगा। और जब सस्ते में मिलेगा तो क्या होगा, कम प्राइस होगा, है ना, कम दाम होगा। लेकिन एक चीज़ खराब होगी, क्या, अर्थव्यवस्था खराब होगी। दूसरी चीज़ समय, समय। हर काम में क्या लगेगा, समय लगेगा। तो उसका संबंध किससे है, अर्थव्यवस्था से है। हाँ, तो देखिए हमने क्या देखा, सरकार, सरकारी, सस्ते, समय। अब इसमें क्या होगा, समय बहुत लगेगा। समय बहुत लगने का मतलब क्या है बच्चों, बताओ, समय बहुत लगने का मतलब क्या है बताओ। आपने देखा होगा रेलवे में गया कोई बच्चा, रेलवे में, तो रेलवे की पहले, अभी तो काफ़ी अच्छी व्यवस्था हो गई मैं कहूँगा, ठीक है, लेकिन पहले की व्यवस्था इतनी ख़राब थी भारत सरकार की कि रेलवे में इतनी गंदगी मिलती थी। क्यों? क्योंकि रेलवे क्या है, सरकारी था, ठीक है। तो कहीं जहाँ सरकारी होता है ना, वहाँ पर क्या होता है, थोड़ी सी व्यवस्था खराब हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर जो एक्चुअली में जिम्मेदारी लेने वाला व्यक्ति कोई नहीं होता, क्योंकि ये किसी का निजी अधिकार नहीं है, इस पे पूरी जनता का अधिकार है। तो जो सामान है वो किसका है, जनता का है। और फिर जनता ये समझ के उसके मजे ले लेती है, जनता ये समझती है कि सामान किसका है, मेरा है, और फिर जहाँ मन करता है वहाँ खराब कर देते हैं उसको, ठीक है। तो सरकार, सरकारी, सस्ते, समय, कि चारों संबंध समझ आए, सरकारी होता है ये, ठीक है। इसमें ये वो देश है, ये देश की वो व्यवस्था है जिन देशों में सब कुछ क्या है, हाँ, जहाँ पर इस व्यवस्था को चुना गया, केंद्र व्यवस्था को। अच्छा बताइए, केंद्र व्यवस्था को चुना किसने है, अगर कोई पूछे तो बहुत अच्छे, यूएसएसआर, रूस ने इसको एक बार चयन किया है। इसके बारे में बात नहीं करूँगा, बहुत लंबी कहानी है, लेकिन इतना समझ लीजिए इसका चयन किया था और इसका थोड़ा सा नुकसान देखने को मिला रशिया को, ठीक है। इससे बोल सकते हैं सामाजिक, ठीक है, सब कुछ क्या कर दिया था, समाजीकरण कर दिया था। सामाजिक में क्या होता है, समाज के हाथ में होता है। अगला क्या है, बाजार। बाजार मतलब सर एक वर्ड बोलिए, हाँ, प्राइवेट, है ना, प्राइवेटाइजेशन, ठीक है। प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है निजीकरण, हर व्यक्ति का निजी अधिकार। अब मान लीजिए मेरी दुकान है, और मेरी दुकान है, हर इंसान को स्कूल, एक इंसान को स्कूल खोल लिया, एक इंसान ने कॉलेज खोल लिया, एक इंसान ने होटल खोल लिए, सब ने अपना अपना कुछ खोल रखा है। तो कोई चाहेगा अपनी चीज़ खराब करना। तो जैसे मान लीजिए मेरा ट्यूशन सेंटर है, कोई पढ़ने आ रहा है, तो मैं कोशिश करूँगा कि वहाँ के संसाधन क्या हो, खराब ना हो। वहाँ का जो संसाधन है उसको मैं संपूर्ण रूप से संभाल के रखूँ, है ना। तो प्राइवेटाइजेशन का मतलब यही है कि निजीकरण करने के बाद किसी एक व्यक्ति का अधिकार
हो जाता है। और ये व्यवस्था भी अपनाई गई है कई देशों के द्वारा। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, यूएस से। अमेरिका इसको पालन करता है, जिसमें हर व्यक्ति क्या करते हैं, हर व्यक्ति के पास अधिकार है। जैसे खुद का कॉलेज है कई लोगों का, खुद की ट्रेनें हैं, खुद के बस है, खुद का, हाँ ट्रेन भी चला सकते हैं हम लोग। प्राइवेटाइजेशन में क्या है, संपूर्ण रूप से निजी है। आपका मन है अपनी बस लॉन्च कर दो, आपका मन है अपने स्कूल खोल दो, मन है अपना, लेकिन इसके लिए भी कागजी कार्रवाई होती है। पर ये कह सकते हैं यहाँ पर लोग प्राइस, मूल्य कौन निर्धारित करता है, तो बाजार। मूल्य, प्राइस कौन निर्धारित करेगा, मूल्य बाजार निर्धारित करती है। यहाँ पर मूल्य कौन निर्धारित करेगा, सरकार। यहाँ पर सरकार जो है ना हर काम में हस्तक्षेप करेगी। मान लीजिए हस्तक्षेप का मतलब सरकारी चीज़ों में तो आपको पता है कि क्या होता है, कैबिनेट है, और बहुत लंबी बैठकों के बाद जब इस कार्य को किया जाता है तो ओवरऑल कह सकते हैं सर इसमें बहुत समय लगने वाला है और इसमें बहुत, लेकिन इसमें खर्चा लोगों के ऊपर नहीं आता। खर्चा किसके ऊपर आता है, सरकार। और सरकार इसमें पैसा लेने का जुगाड़ जानती है। सब लोग जानते हैं क्या जुगाड़ है सरकार के पास, टैक्स है ना। सरकार यहाँ से पैसा ले लेती है। यहाँ बाजार में क्या होता है, पर यहाँ पर जाने के महंगाई कम आएगी। इसमें महंगाई आने का एक कारण कम है क्योंकि यहाँ पर सरकार बहुत मुश्किल, मतलब एक एक चीज़ का जो खाने वाली चीज़ें उनका मूल्य कम रखती है। बाजार में क्या होता है, बाजार में लोग तय करते हैं, तो बाजार में जो चाहे वो जितनी महंगी चीज़ चाहे उतनी महंगी चीज़ लॉन्च कर सकते हैं, क्योंकि वो किसकी है, निजी, उसकी खुद की है। समझे कि नहीं समझे। आगे मिश्रित। अब मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब क्या है सर, अच्छा सरकार जमा सरकार और प्राइवेट, निजी। अच्छा, तो यहाँ पर कोई सरकार भी काम करेगी, हाँ इसमें सरकार भी काम करती है और निजी। निजी मतलब हर व्यक्ति। तो पहले तो भारत में बहुत कम था कि क्या हो, निजी हो, सब क्या था, सरकारी था। कब तक था ऐसा, आप इसको याद कर सकते हो, थोड़ा बहुत हिंट के लिए बता रहा हूँ मैं, 1991, ठीक है। इस टाइम पे काफ़ी हद तक हम, इससे पहले हमारे पास ज़्यादा चीज़ लोग निजी खोलते नहीं थे, क्योंकि पता है क्या दिक्कत थी, इसको बता देता हूँ मैं आपको, लाइसेंस की, लाइसेंस बनवाना पड़ता था अब आपको। अब सोचिए किसी इंसान को उसको लाइसेंस की कार्रवाई करनी है, लाइसेंस बनवाने जाना है दुकान खोलने के लिए परचून की, तो बड़ा डर जाता था, वो भयभीत हो जाता था, क्यों खोले हम, स्कूल खोलना है सरकार, हाँ तो सरकार के पास जाएगी, सरकार खोले ना खोले, टाइम लगाए, बड़ी कार्रवाई थी। तो सरकार ने 1991 में देखा कि देश की अर्थव्यवस्था क्या हो रही है, काफ़ी गिर रही है। अब लोगों के पास पैसा, लोग लगाए कहाँ पैसा, तो सरकार ने बोला भाई निजी कर सकते हो, क्या कर सकते हो, निजी। अब क्या खुल गए, स्कूल, भर के स्कूल खुल गए। देखा होगा आपने, हर थोड़ी दूर पे एक प्राइवेट स्कूल आपको नजर मिल जाएगा, ठीक है। स्कूल अब निजी हो गए हैं, हॉस्पिटल क्या हो गए, निजी हो गए। हाँ बताओ, और बताओ, आज देखा होगा आपने बस, ठीक है, और क्या निजी हो गया है, और क्या प्लेन तक निजी हो चुके हैं, एरोप्लेन भी क्या हो चुके हैं, प्राइवेटाइजेशन में जा चुके हैं। तो ये चीज़ें करने से संसाधन हमारे पास अवेलेबल हैं। अब जिन लोगों के पास पैसा था उन्होंने यहाँ कहीं ना कहीं पैसा खर्च किया और इससे देश की अर्थव्यवस्था ऊपर उठी। और सरकार ने 3 चीज़ों को निजी कभी नहीं होने दिया है, कभी तक। क्यों, एक है रेलवे, ये तो सब जानते होंगे, रेलवे ना, रेलवे क्या है, संपूर्ण रूप से सरकारी है। क्यों ऐसा है बताइए, सरकार रेलवे को क्यों नहीं कर रही है प्राइवेट, क्योंकि भाई गरीब लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने में बहुत समय लगता है और बहुत गरीब लोग ज़्यादा पैसा खर्च भी नहीं कर सकते। मान लीजिए कोई दिल्ली रहता है, बिहार जाना है उसको, या मान लीजिए मद्रास कहीं जाना है उसको जाने के लिए बस से खर्चा देखिएगा आप, जो निजी बसें हैं बहुत पैसा लेते हैं, और रेलवे अगर ऐसा कर देना, निजी कर दिया जाए तो बहुत पैसा लगेगा। इसलिए सरकार क्या करती है, उस पर अपना नियंत्रण रखती है। और बताइए, आपने देखा होगा पुलिस प्रशासन है ना, पुलिस प्रशासन पे किसका नियंत्रण है, सरकार का नियंत्रण है। बम विस्फोट पे भी सरकार का नियंत्रण है। क्यों नियंत्रण है, ताकि कोई ऐसी गैर कानूनी चीज़ें ना बना ले जिससे क्या हो, बाद में सरकार को नुकसान पहुंचा दे, समझे। तो सरकार इस पर नियंत्रण रखता है। हम समझेंगे बच्चों, वास्तविक और अर्धशास्त्रात्मक। अब वास्तविक अर्थशास्त्र क्या होता है और अर्धशास्त्रात्मक अर्थशास्त्र क्या होता है। वास्तविक अर्थशास्त्र समझिए पहले, वास्तविक अर्थशास्त्र के अंदर और अर्धशास्त्रात्मक अर्थशास्त्र के अंदर होता क्या है। वास्तविक अर्थशास्त्र देखिए, अब आप खुद बताएंगे, खुद एक वर्ड बोलूँगा बस। वास्तविक को क्या बोलते हैं बच्चों, रियल। तो क्या सच में रियल में परेशानियों को हल किया जाएगा, हाँ भाई हाँ। प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर जो भी मुद्दे हैं उन पे क्या करते हैं, यहाँ पर बैठ के डिस्कस करते हैं, क्या समझे, अब याद करें इसको। यहाँ पर क्या करते हैं, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, भूतकाल में हमारी अर्थव्यवस्था क्या थी, भविष्य काल में क्या थी, और वर्तमान में क्या है, इन सब पे हम देखेंगे। इन सबको सही करने के लिए क्या करते हैं, लोग काम करते हैं। तो इसे क्या कहेंगे, वास्तविक अर्थशास्त्र। और इसमें क्या अभिलाषा होती है, इसमें बोलते हैं क्या होना चाहिए, हम इस पे बात करते हैं। जैसे आप एजम्पशन कर रहे हो कि सर भाई हमारे ना घर में बहुत सारी गाड़ियाँ होनी चाहिए, आपकी क्या है,
ये सिर्फ इच्छा है, ये अर्धशास्त्रात्मक है। देखिए नाम से चलता है नॉर्मेटिव, हो ना हो आपके ऊपर है नहीं है, पर इसमें सिर्फ क्या होती है आपकी इच्छा होती है। वास्तविक में क्या होता है, असली में वो चीज़ होती है और वो आपको देखने को मिलेगी। जैसे आप देखते हैं हमारे देश की अर्थव्यवस्था कितनी है, वर्तमान में अभी क्या हो रहा है, कितनी गाड़ियाँ, कितने घर, कितने पंखे, वह अर्थव्यवस्था। देखिए अर्थशास्त्र का संबंध किससे बताया मैंने, अर्थशास्त्र का संबंध किससे, दुर्लभ संसाधनों से और अधिकतम प्रयोग। इतने संसाधन कम है देश के अंदर, हमें उन्हें पढ़ना है, कितने संसाधन कम है, उनको कैसे प्रयोग करेगी सब तक वो पहुंच सके। किसी चीज़ को तुम्हें बांटने को दे दे तो तुम्हें ऐसे बांटना है कि वो अधिकतम जितने ज़्यादा लोगों को जरूरत है उनके पास तक वो पहुंच सके। यही काम किसका है, अर्थशास्त्र का है। दूसरा व्यष्टि का संबंध क्या है, इसमें व्यष्टि का संबंध है व्यक्तिगत। व्यष्टि का संबंध क्या है, व्यक्तिगत मतलब एक व्यक्ति की आय, खर्चे, पूर्ति, आर्थिक समस्या अध्ययन। चार चीज समझिए, एक व्यक्ति के बारे में हम क्या पढ़ेंगे, आय, खर्चे, पूर्ति, आर्थिक समस्या का अध्ययन। ये चार चीजें हमें व्यष्टि में पढ़नी है। समष्टि में क्या पढ़ेंगे हम, पूरे देश की आय, खर्चे, जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद कितना है, सकल घरेलू उत्पाद कितना है, सकल घरेलू उत्पाद कितना है, हाँ, तो इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तीसरा अगर हम देखें आयात, देश में आयात कितना हो रहा है, निर्यात कितना हो रहा है, आया कितना और पैसा गया कितना। वास्तविक अर्थशास्त्र इस पर अध्ययन करता है। वास्तविक अर्थशास्त्र का मतलब होता है जिनकी जांच की जा सकती है, ये वास्तविक में है, ठीक है, पर ये कथन हमेशा सच्चे नहीं होते, ये कथन हमेशा सच्चे नहीं होते। अर्धशास्त्रात्मक में जिनमें कथन मूल्यांकन निहित है, सिर्फ ये क्या है, क्या होना चाहिए, तो इसमें क्या हम उसे मूल्यांकन कर सकते हैं, नहीं भाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये सिर्फ आपकी सोच है, उम्मीद है, एक्सपेक्टेशन है। समझे कि नहीं समझे। अर्थव्यवस्था वह व्यवस्था जिसमें धन इकट्ठा करते हैं। अर्थव्यवस्था का मतलब होता है वह व्यवस्था जिसमें क्या करते हैं हम, हर इंसान क्या करता है, अपने लिए व्यवस्था कर रहा है, किसकी, धन की।